देखिए ये टॉपिक क्लास 11th के लिए कोई महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है या क्लास 11th में इससे कोई मतलब नहीं है। ये टॉपिक स्पेशली ये आपको नीट तथा आईआईटी जी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस टॉपिक में इतने दूर तक बताया जाएगा जितना कि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यह है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। बोर्स ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे थ्योरी दिया था वो थ्योरी डी ब्रोई तथा हाइजेनबर्ग के कारण वो थ्योरी लगभग समाप्त हो गया। डी ब्रोई ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर होते हैं। इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल के तरह भी बिहेव करता है और वेव्स के तरह भी बिहेव करते हैं। इसलिए बोर्स का जो स्पेसिफिक ऑर्बिट का सिद्धांत था वो सिद्धांत यहाँ समाप्त हो गया। और जब कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट ही नहीं होंगे तो हम ना तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता सकते थे और ना ही मोमेंटम बता सकते थे। तो इसके कारण एक नए सिद्धांत की आवश्यकता हुई और ये सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के वेव्स नेचर को इंडिकेट करेगा। तो जब डी ब्रोई ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति डुअल होती है, ये मटेरियल वेव्स तथा पार्टिकल दोनों के तरह व्यवहार करते हैं, तो फिर इस स्थिति में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इरविन स्प्रोडिंगर। इन्होंने ये कहा, लगभग इनका समय था 1926। इन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन बिहेव्स, ये योगा वेव्स है, तो इलेक्ट्रॉन को वेव मोशन या वेव इक्वेशन इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। तो इन्होंने ये कहा कि इफ इलेक्ट्रॉन इज वेव्स, अगर मान लो हमारा वेव्स है, तो ये कह सकते हो कि वेव इक्वेशन मस्ट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ये कह दिया कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वेव्स है तो ठीक है कि जो वेव्स इक्वेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इंडिकेट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे। ये भी चीज देखिए सही है। अगर मान लो ये वेव्स है तो नेचुरल है कि वेव्स इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करेगा। फिर इन्होंने ये कह दिया कि यदि इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह व्यवहार करता है तो सिंपल वेव इक्वेशन ऑफ मोशन जो सारे वेव्स मानते हैं वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के वेव्स भी मानने चाहिए। तो ये कह दिया कि दूसरा इन्होंने ये कहा कि वेव इक्वेशन ऑफ मोशन must obeys wave motion या wave nature of electron, यानी वेव इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको सारे वेव्स मानते हैं इसको इलेक्ट्रॉन भी मानेगा और ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन करेंगे। और इस सिद्धांत को मानते हुए इन्होंने एक संबंध या रिलेशन स्थापित किया जिसको नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। चूंकि इसको श्रोडिंगर ने दिया था इसलिए इसको नाम देते हैं क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होता है आपका डेल स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0।
ये हमारा होता है क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगा। अब देखो साई को अगर हम कॉमन ले लें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, ये होगा डेल स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर, और ये कॉमन हो गया क्या हमारा, साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे। अब इसको हम इस तरह से, ये जो इतना दूरी है इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ये लिखते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। यहां हमने ये कर लिया कि ये हमारा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये बराबर हमने इसको इंडिकेट किया था, या ये इसको हम लोग नाम देते हैं, ये कहलाता है लैप्लासियन ऑपरेटर, इसको कहते हैं, ये कहलाता है लैप्लासियन ऑपरेटर। अब यह है कि ये ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर हमारा एक मैथमेटिकल फंक्शन या क्वांटिटीज होता है जिसमें हम किसी को ऑपरेट करते हैं। जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी हमारा एक तरह का ऑपरेटर है। मान लीजिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो d अपॉन dx, ये भी हमारा एक तरह का ऑपरेटर होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अंडर रूट, ये भी हमारा क्या होगा, एक तरह का ऑपरेटर होगा। अब यहां मान लीजिए हमने ये लिख दिया अंडर रूट 2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि अंडर रूट जो होंगे ये हमारे क्या होंगे, ये अंडर रूट कहलाता है, यही हमारा कहलाएगा क्या, ऑपरेटर, और इस और 2 जो होंगे ये हो जाएगा हमारा क्या, मैथमेटिकल फंक्शन। तो यही मैथमेटिकल फंक्शन 2 को हम इसमें ऑपरेट करेंगे और एक नया मान आ जाएगा, ये हमारा कहलाता है क्या, ये ऑपरेटर कहलाता है। तो हम इसको, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम चाहें तो इस फॉर्म में भी जो होगा ये लिख सकते हैं, इसके इस फॉर्म में भी हो सकते हैं या इस फॉर्म में होंगे। अब यहां ये था कि मान लो हमने ये लिख दिया कि डेल स्क्वायर साइन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैप्लासियन ऑपरेटर और साइन इस दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा, इसका मतलब ये नहीं होता। ये होता है क्या हमारा, ये होता है ऑपरेटर, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटर, और ये जो साइन होंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकल फंक्शन हो जाएगा। यानी यही साइन ऑपरेट होगा किससे, लैप्लासियन ऑपरेटर से ऑपरेट होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मल्टीप्लाई ऑफ डेल स्क्वायर इनटू साइन, यहां डेल स्क्वायर ये ऑपरेटर होगा और साइन होंगे ये क्या होंगे, ये मैथमेटिकल फंक्शन होंगे। अब इस श्रोडिंगर इक्वेशन में टर्म्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एक टर्म साई आता है, साई इंडिकेट करता है किसको, ये बताएगा किसको, वेव फंक्शन को बताएगा। साई जो होंगे ये बताएंगे वेव फंक्शन, यानी ये साई बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वेरियस पॉइंट इन एटम, यानी इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को बताएगा कहां, एटम के किसी भी पार्ट में ये बताएगा। तो ये बताता है किसको, एम्पलीट्यूड ऑफ एटम ऑन नहीं एट वेरियस पॉइंट
various point around nucleus और ये हमारा इसका फंक्शन होगा क्या, इसका फंक्शन होगा x, y एंड z। ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे और स्पेशली हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, साई से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा क्या होगा, साई बताएगा किसको, वेव फंक्शन को बताएगा। अब देखिए m, ये बताएगा इसके बारे में तो जानते हो, ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। h के भी बारे में जानते हो, ये हमारा क्या होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और फिर ये हो गया आपका E, कैपिटल E बताएगा आपको टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी बताता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा। भी जो होंगे ये बताएंगे किसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहां देखो एक टर्म पहले ये भी बता देते हैं, ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन dz स्क्वायर। ये बताता है किसको, ये बताएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां y और z ये हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर दीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यही एक टर्म बचा था जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, डेल स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर। अब ये था आपका डेल स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर। ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है किसको, ये होगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू x, keeping y and z कांस्टेंट। ये इंडिकेट करता है डेल स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। और ठीक इसी तरह से अगर मान लो डेल स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर, अगर मान लीजिए ये होता है, तो ये इंडिकेट करेगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। और फिर इसी तरह से डेल स्क्वायर साई अपॉन dz स्क्वायर, ये बताएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू z, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का एक फॉर्म होता है। अब इसके अदर फॉर्म को भी जो होगा ये हम लोग देखते हैं, अदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब ये देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन का अदर फॉर्म क्या होगा। हमारा याद करो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था, ये था डेल अपॉन dx स्क्वायर, ये था आपका डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, डेल स्क्वायर dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर। फिर था साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल टू 0। अब ये करते हैं कि मल्टीप्लाई दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, यानी दोनों तरफ माइनस h स्क्वायर
अपॉन 8 पाई स्क्वायर m से क्या कर देते हैं, ये करते हैं क्या, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या रिजल्ट आएगा, इसमें तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सीधा जो होगा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये ले लो साइन। अब देखो इसको इधर ले जाओगे तो बराबर को इधर ले जाओगे तो माइनस, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, ये टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा आपका e माइनस v साइन इक्वल टू 0। अब इसको ये कर सकते हैं कि माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर साइन। अब देखिए ये क्या होगा, अब आप इधर ब्रैकेट के इधर इसको ले आइए तो ब्रैकेट के इधर या फिर यही अगर ब्रैकेट आप तोड़ देते हैं तो यही अगर तुम ब्रैकेट तोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा प्लस डी साइन, अंदर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस डी साइन प्लस v साइन इक्वल टू 0 प्लस डी साइन इक्वल टू 0। अब ये करते हो कि अब देखिए यहां ये डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं, ये हम इन्वर्ट कर ले रहे हैं, ये देखो एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। अब देखिए इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो ये होगा, अगर हम साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा डेल स्क्वायर साइन प्लस dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन प्लस dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन dz स्क्वायर प्लस v, और इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया प्लस v और हमने कॉमन ले लिया क्या, ये साइन और ये साइन कॉमन हो गया। अब ये बराबर के इधर ले जाते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये होगा आपका क्या, e साइन के बराबर। अब ये जो इतना दूरी है, अब ये इतना दूरी था तो इसके जगह हम क्या लिखते थे, अब इसको मान लो हम इस तरह से भी लिख रहे हैं एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। ठीक, ये हमारा क्या होता था, याद कीजिए लैप्लेसियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर, फिर हो गया हमारा क्या डेल स्क्वायर प्लस v, ये हो गया साइन इक्वल टू ये हो जाएगा क्या e साइन। ये भी हमारा क्या होगा, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अब यहां देखो इतना दूर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर यानी लैप्लेसियन ऑपरेटर का स्क्वायर प्लस v, ये बराबर होता है किसके, h के। इसको नाम देते हो हैमिल्टन ऑपरेटर, इसको नाम देते हो हैमिल्टन ऑपरेटर कहेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा h साइन इक्वल टू e साइन। ये भी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा another form of श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का देखो ये भी फॉर्म हो सकता है, दूसरा फॉर्म चाहो तो ये भी लिख सकते हो,
तीसरा फॉर्म चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ये सभी के सभी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को इंडिकेट करेंगे। तो पहला इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे x y z, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ और ये हो गए हमारा क्या z एक्सिस। अब इसमें किसी एटम के अंदर मान लो एक पॉइंट A है जिसको हम इस पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। चूंकि ये 3 डायमेंशनल पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या x y एंड z। ये इसके क्या हो जाएंगे, ये x y z ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब करते हैं क्या, देखिए ये हमारा प्लेन हो गया x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस, इसके बीच में हो जाएगा क्या, ये प्लेन का लाएगा एक्स वाई प्लेन का लाएगा। तो सबसे पहले ये करते हैं क्या, ए के इसको परपेंडिकुलर करते हैं क्या, ए से एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, ये डालते हैं इस पे एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और ये हो गया क्या हमारा ए के, ये एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर हो गया। अब यहां से ये जो होगा के एल वाई एक्सिस पर, के एल क्या हो गया एक्स एक्सिस पर और ए एम ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब देखो ये क्या था, ये था के एल, फिर था क्या हमारा के एल और ए एम, ये परपेंडिकुलर किस पे था, ये परपेंडिकुलर था आपका किस पर, ये था आपका के एल, ये हो गया किस पर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। अब देखिए साथ साथ इसी फिगर में ए ओ ये इंडिकेट करता है किसको, ए ओ बराबर हो जाएगा किसके, आर के। दूसरा ए ओ बराबर आर, ओ एम ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर होगा जेड के। ओ एन ये होगा वाई के, ओ एन ये होगा वाई के और ओ एल ये हो जाएगा किसके, ओ नहीं ये हो जाएगा आपका y के और ओ एल ये हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा किसके, x के बराबर हो जाएगा। अब ये भी देखते हैं कि मान लो इन फिगर ये देखिए एक हमारा क्या हो जाएगा एम ओ के ए, ये हमारा क्या होगा क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा और जब ये क्वाड्रिलैटरल होगा तो ये हो जाएगा आपका ए एम बराबर हो जाएगा किसके, ओ के और दूसरा ये होगा ओ एन बराबर हो जाएगा ओ एल बराबर हो जाएगा किसके, वाई के। अब ये हमारा क्या था फिगर, किसी भी एटम में ए हमारा कोई क्या था, वाई था जिसका फंक्शन था एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट। अब ए से एक्स वाई प्लेन पर क्या किए, ए के परपेंडिकुलर डाले, के से एक्स एक्सिस पर के एल, वाई एक्सिस पर के एल और ए से जेड एक्सिस पर ए एम ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डाले। ओ एम कितने के बराबर, जेड के बराबर, ओ ए ये बराबर था किसके, आर के, ओ एन और ये बराबर था वाई के और ओ एल ये बराबर था किसके, ये बराबर था किसके, एक्स के बराबर था। अब यहां अब दो ट्रायंगल होगा। अब देखते हैं सबसे पहले ट्रायंगल ए एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ वी हैव, देखिए ये हो गया ए, ये
cos थीटा बराबर ये हो जाएगा क्या आपका OM बटा OA या AO, ये होगा OM बटा AO। अब देखिए OM ये किसके बराबर होता है Z के, और AO ये किसके बराबर था AO ये बराबर था किसके R के, इसलिए Z बराबर हो जाएगा क्या R cos थीटा। ये मान लो ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन 1। अब देखिए Z जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था ये हमारा क्या कन्वर्ट हो गया R cos थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो गया। अब इसी का अगर तुम ये देखो sin थीटा ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा AM बटा AO के, AM बटा AO के। देखो ये हो गया AM बराबर किसके होता है, AM बराबर होगा किसके O के बराबर होगा, O और K के बराबर होगा। AM बराबर होगा किसके O K के बराबर, और AO ये बराबर होगा किसके R के, इसलिए O के बराबर होता है क्या R sin थीटा। ये हो जाएगा हमारा क्या O के बराबर हो जाएगा R sin थीटा, ये होगा हमारा इक्वेशन 2। अब ये लेते हैं ट्रायंगल KOL में। अब देखिए ये हमारा KOL, अब ये देखिए इसमें एंगल क्या था, थीटा नहीं था, फाई था, cos फाई बराबर हो जाएगा आपका OL बटा OK। अब देखो OL ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा x के। O के बराबर क्या आया था, ये था आपका R sin थीटा, इसलिए x बराबर होगा R sin थीटा cos फाई। ये हो जाएंगे, इसको इंडिकेट करेंगे किससे, ये इंडिकेट होगा इक्वेशन 3 से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। अब इसी में अगर हम sin फाई का मान निकालते हैं तो sin फाई का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये हो जाएगा OL, ये हो जाएगा OL बटा OK, ये हो जाएगा साइन का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए KL बटा OK। KL कितने के बराबर होता है, ये होगा y के बराबर, और ये हो जाएगा आपका R sin थीटा। तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये बराबर होगा R sin थीटा sin फाई। ये हो गया इक्वेशन 4। अब इस तरह से ये देखो इक्वेशन 1, 3 एंड 4। इक्वेशन 1 देखो किसके बराबर हो गया Z, इक्वेशन 3 हो गया x, और इक्वेशन 2 हो गया क्या y। अब ये जो कार्टेशियन कांस्टेंट कोऑर्डिनेट x y z थे ये कन्वर्ट हो गए किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसका फंक्शन होगा r थीटा फाई। अब ये हो जाएगा कि कार्टेशियन कांस्टेंट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये क्या हो गए x y z, ये कन्वर्ट हो गए किसमें, कन्वर्ट इनटू r थीटा एंड फाई। ये हो जाएंगे, ये हमारे क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे। और इस तरह से हम लोग कार्टेशियन कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो श्रोडिंगर इक्वेशन था इसमें भी हम कार्टेशियन कांस्टेंट को कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे, और r थीटा और फाई ये इसके फंक्शन होंगे। और इस तरह से ये जो एटम के अंदर A कोई पॉइंट था इसको हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर दो तीन फंक्शन हो गए आर, थीटा और फाई। आर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो इससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और एंगुलर पोजीशन के बारे में हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये करते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सबसे आसान एलिमेंट हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल करते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग कोई डेरिवेशन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मान रखेंगे, क्योंकि इसके डेरिवेशन ये जो कोर्स है ये हमसे कहीं आगे या काफी आगे का कोर्स है। तो अब ये देखते हैं, देखो ये होगा श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम ये हम लोग दो तरह से निकालेंगे। एक तो ये होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, और दूसरा होता है क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होती है, और यही एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन के अराउंड चारों तरफ क्या होगा, ये चक्कर लगाएगा। तो इस स्थिति में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, एक, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो होगी ये क्या होगी, एक। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, ये कह सकते हो कि वन इलेक्ट्रॉन मूव्स around the nucleus, moves around the nucleus with charge equal to plus E, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या एक होगी और प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर होता है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्या, ये होगा -E इंटू प्लस ई अपॉन आर, और ये बराबर हो जाएगा क्या, -E²/r। अब हम लोग जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है उसके जगह पर E²/r रख देते हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन एप्लीकेबल हो जाएगा किस पर, हाइड्रोजन एटम पर। लेकिन ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये जो होंगे फर्स्ट ये क्या हो जाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या ये कह सकते हो x y z के टर्म में। ये हमारा क्या था, याद करो, डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर बटा dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर साइन, ठीक है, प्लस ये था 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। अब अगर इस पर v होता था हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इसके जगह पर ये मान रख दो, ये हो जाएगा हाइड्रोजन एटम पर एप्लीकेबल हो जाएंगे क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस माइनस प्लस e स्क्वायर बाई r साइन इक्वल टू 0। और ये हो गया हाइड्रोजन एटम पर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो गए, एप्लीकेबल हो गए। ये होता है हमारा क्या, कार्टेशियन कांस्टेंट कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। दूसरा होगा जिसको हम लोग नाम देंगे, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब ये था ये r, थीटा और फाई। अब अभी हमने x, y, z या ये कहो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हमने लिखा था। अब
कार्टेशियन कांस्टेंट x y z के जगह अगर हम लोग ये पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, जैसे z के जगह हम यूज कर दे r cos थीटा का मान रख दे, या फिर x के जगह हमने क्या रखा था, x के जगह हमने रखा था x y के जगह रखा था r sin थीटा, r sin थीटा sin फाई, x के जगह रखा था r sin थीटा cos फाई, ये वैल्यू रखते हैं तो श्रोडिंगर इक्वेशन का ये फॉर्म आता है। डायरेक्ट हम देखो यहां फॉर्म लिख रहे हैं, डेल ये हो जाएगा क्या, dr, ये हो जाएगा r स्क्वायर डेल अपॉन dr प्लस ये होगा 1 साइन थीटा इंटू डी थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डी डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डी फाई स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस ये हो जाएंगे 8 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर बाई आर साइन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा श्रोडिंगर इक्वेशन किसके टर्म में, ये हो जाएंगे आपके श्रोडिंगर इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हो जाएंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये देखो इन इक्वेशन, देखिए r का फंक्शन होगा क्या, r कॉमा थीटा का फंक्शन हो जाएगा थीटा, और फाई का फंक्शन हो जाएगा क्या हमारा, ये जो होंगे ये फाई के फंक्शन होंगे। जब r का फंक्शन r होगा तो ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, थीटा और फाई से। अगर थीटा का फंक्शन थीटा होगा तो ये इंडिपेंडेंट होगा r और फाई से, और अगर फाई का फंक्शन फाई होगा तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा किससे, r और थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। तो अब ये होता है r फंक्शन टू r, ये बताता है किसको, ये बताता है रेडियल वेव फंक्शन को बताएगा, और थीटा कॉमा ये हो जाएगा फाई, ये बतलाता है किसको, एंगुलर वेव फंक्शन को इंडिकेट करेगा। अब इस दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, टोटल वेव फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वेव फंक्शन, ये बराबर हो जाएगा क्या, रेडियल फंक्शन हो गया r इंटू ये हो जाएगा आपका थीटा इंटू फाई के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल वेव फंक्शन से हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इंडिकेट करेंगे, ये प्रोडक्ट होगा रेडियल वेव फंक्शन इनटू एंगुलर वेव फंक्शन के। तो रेडियल वेव फंक्शन ये हमको बताता है कि क्या चीज, ये बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बताएगा, और ये जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है ये बताता है किसको, ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल को बतलाएगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके और सॉल्यूशन को जब देखते हो तो R जो होंगे ये N और L के मान को बताएंगे, थीटा जो होगा वो L और M के मान को बताएगा, और फाई जो होगा ये M के मान को बताएगा,
नंबर होते हैं, यहीं से हमारा क्वांटम नंबर का जनरेशन होता है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखे थे कि ये हो गया था आपका कंप्लीट वेव फंक्शन को देखो WF से इंडिकेट कर देते हैं। ये बराबर हो रहा था क्या, रेडियल वेव फंक्शन इनटू ये हो जाएगा, ये है एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन इनटू एंगुलर वेव फंक्शन, ये बराबर होता है किसके, टोटल वेव फंक्शन के। तो रेडियल वेव फंक्शन को हम इस तरह से भी लिखते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। ये हमारा क्या था, ये बराबर था आपका आर, इसको हम इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, आर एन एल से भी लिखते हैं। उसी तरह से ये हो जाएगा आपका एंगुलर वेव फंक्शन। देखो थीटा, ये बराबर ये हो जाएगा आपका क्या, थीटा एल एम, और ये था एक और था पाई, ये होगा पाई एम के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से कंप्लीट वेव फंक्शन ये हो गया क्या हमारा, साइन आर थीटा और फाई, ये बराबर हो गए किसके, आर एन एल, ये हो गए थीटा एल एम और फाई एम के। अगर मान लो किसी को एन एल और एम, देखो यही एन एल और एम, यही जो होंगे ये क्या होंगे, ये 3 क्वांटम नंबर होते हैं, इसलिए ये हो गया साइन एन एल एम। अगर ये किसी को मान इंडिकेट है तो ये बताएगा किसको, ये बताएगा आपको कंप्लीट वेव फंक्शन को बताएगा। और यही देखिए, यही 3 हमारा क्या होता है, क्वांटम नंबर होगा, जिसको हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब अगर मान लो एन एम और एल, इसका मान अगर नोन होगा तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट वेव फंक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो ये कह सकते हो कि इफ वैल्यू ऑफ एन एल एंड एम नोन, ये अगर ज्ञात होंगे तो कंप्लीट वेव फंक्शन इज रिटेन एज, इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया हमारा 1s, देखिए इसके लिए अभी तो हम NLM का मान लिख रहे हैं, आगे हम इंडिकेट करेंगे कि ये किस तरह से, जहां हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वहां NL और M का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 1s के लिए n का मान होता है 1, l का मान 0 और m का मान होगा क्या, 0। तो ये कंप्लीट वेव फंक्शन लिखा जाएगा, देखो r n l, n का मान हो गया 1, l का मान हो गया 0। थीटा देखो ये हो गया l m, l का मान हो गया 0, m का मान हो गया 0। फाई होता है m, फाई का मान हो गया क्या, 0। ये हो गया 1s का कंप्लीट वेव फंक्शन। अब मान लो सपोज करो ये हो गया 2pz, n बराबर होता है 2, l बराबर होगा p के लिए 1 और m बराबर z के लिए हम चलो मान लेते हैं क्या, 0। तो अब ये हो जाएगा r, n का मान कितना हो गया 2, l का मान कितना हो गया, ये हो जाएगा क्या, l का मान होगा 1, तो ये हो गया 2 1, थीटा ये हो जाएगा क्या 1, m इसके लिए 0, ये हो जाएगा 0। देखो m के 3 मान होंगे, +1 -1 0, ये हम लोग इंडिकेट करेंगे या पढ़ेंगे आगे जहां हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। अब देखिए 2py, ये इसके लिए भी होगा, n का मान 2, l का मान 1 और m का मान +-1, आइदर प्लस होगा और माइनस होगा। और अगर मान लो
अगर इंडिकेट करोगे तो ये भी होगा n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, m इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए z के लिए हमारा होगा फंडामेंटल एक्सिस, इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका वेव फंक्शन होगा 1/2 r n l, n क्या हो जाएगा 2, l हो जाएगा क्या 1, थीटा हो जाएगा क्या, l का मान होगा 1, m होगा प्लस माइनस 1 और फाई हो जाएंगे हमारे क्या, ये हो जाएगा फाई का मान हो जाएगा ये हमारा प्लस 1, इस तरह से लिखो फाई प्लस 1 प्लस फाई माइनस 1 और इसमें हो जाएगा आपका ये बराबर होगा 1/√2 r n कितना हो गया 2, l कितना हो गया 1, थीटा हो गया कितना 1 प्लस माइनस ये भी होगा 1, ये हो जाएगा फाई प्लस 1 सॉरी माइनस 1। देखो यहां पर हम लोग आगे ये देखेंगे कि n के जितना मान होता है m का 12 प्लस 1 वैल्यू होते हैं। अब इस वैल्यू में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बढ़ सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हम लोग बढ़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस 1 लिखे थे। आगे जब क्वांटम नंबर पढ़ोगे तो ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से हमको n l और m का मान अगर ज्ञात हो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट वेव फंक्शन लिख सकते हैं। अब एक टर्म होता है जिसको नाम देते हो, इसको नाम देते हो आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन। अब देखिए आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन क्या होता है। हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें हम लोग डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके क्या होंगे एक से अधिक सॉल्यूशन होते हैं। तो इसमें कुछ रियल भी सॉल्यूशन होते हैं और कुछ सॉल्यूशन जो होंगे ये क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं। तो जो इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं वो हमारा क्या होगा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो सिर्फ रियल सॉल्यूशन ही जो होंगे इसके एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये कह सकते हो कि द वैल्यू ऑफ साई विच है डेफिनिट एंड एक्सेप्टेबल वैल्यू, यानी साई का वह मान जो निश्चित और एक्सेप्टेबल हो किसके लिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेप्टेबल हो, वो वैल्यू हमारा कहलाता है क्या आइजन फंक्शन कहलाता है। और जो वैल्यू होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, जो मान हो गया वो आइजन फंक्शन हो गया, और जो वैल्यू होंगे जिसके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा वो कहलाएगा क्या आइजन वैल्यू। तो सीधा ये कह सकते हो कि दोस वैल्यू ऑफ साई विच है definite and acceptable value of total energy of electron are acceptable और ये कहलाएगा क्या हमारा आइजन फंक्शन, ये कहलाएगा आइजन फंक्शन। और जो वैल्यू होंगे ये कहला जाएंगे क्या हमारे आइजन वैल्यू कहलाएंगे। देखो ये कहें कि आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन में कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसके एक से अधिक मान होंगे, कुछ रियल होते हैं और कुछ इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सिर्फ रियल वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। तो जो वैल्यू एक्सेप्टेबल होता है वो हमारा क्या कहलाएगा आइजन वैल्यू, और जिसके लिए जो मान आएंगे उसको नाम देंगे क्या आइजन फंक्शन
कहेंगे। ये हमारा होता है आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब यहां तक आकर इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट वेव फंक्शन को इंडिकेट कर दिया गया। अब इसके आधार पर एक एटॉमिक मॉडल दिया गया जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड एंड एटॉमिक मॉडल। ये होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड एंड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड एंड एटॉमिक मॉडल। इसको इन्होंने इंडिकेट किया किस पर? हाइड्रोजन एटम पर एक्सप्लेन किया। क्योंकि देखो श्रोडिंगर इक्वेशन भी हम लोग एप्लीकेबल किए किस पर? हाइड्रोजन एटम पर ही एप्लीकेबल किए। हाइड्रोजन एटम की स्थिति ये होती है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके न्यूक्लियस में क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा। तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। तो इन हाइड्रोजन एटम ये कह सकते हो कि वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरा इस मॉडल में ये कहा गया कि न्यूक्लियस हैज फिक्स्ड पोजीशन, न्यूक्लियस हैज फिक्स्ड पोजीशन। देखो न्यूक्लियस का पोजीशन जो होगा ये फिक्स होगा। अब यहां इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? वेव नेचर का होता है। तो वेव नेचर का होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये क्या होंगे? एटम में कहीं पाए जा सकते हैं। तो ये कह सकते हो। तीसरा ये होगा कि ड्यू टू वेव नेचर इलेक्ट्रॉन कैन फाउंड एनीवेयर इन एटम। ये जो होंगे इलेक्ट्रॉन कहीं भी एटम में पाए जा सकते हैं। तो जब कहीं भी एटम में पाया जा सकता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, पूरे एटम में कहीं नहीं होगा। या ये कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बी जीरो इन एन एटम, या प्रोबेबिलिटी नोवेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो अब ये कहीं भी जो होगा इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। हम इसको डिफिनिट लोकेट नहीं करेंगे। अब ये देखा गया कि हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से इंडिकेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को देखो डॉट से इंडिकेट किया गया तो ये पाया गया कि नियर न्यूक्लियस डॉट की संख्या क्या होती थी? ये काफी अधिक होती थी। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी हमारा बढ़ते जाता था वैसे वैसे डॉट की संख्या में क्या होती है? कमी हो जाती है। तो ये कह सकते हो कि नियर, या ये कहो कि इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट। डेंसिटी ऑफ डॉट नियर न्यूक्लियस इज maximum and as distance from nucleus increases its density decreases। इसकी डेंसिटी क्या होगी? ये घट रही थी। तो अभी तक इसको ये कहे कि हाइड्रोजन एटम को हमने कंसीडर किया तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इस सिद्धांत में न्यूक्लियस का पोजीशन फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर वेव नेचर का होने के कारण ये पूरे एटम में कहीं भी पाए जा सकते हैं। तो पूरे एटम में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य हो। इलेक्ट्रॉन एटम में कहीं
पाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से डॉट से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो डायग्राम आया इसमें ये देखा गया कि न्यूक्लियस के नजदीक डॉट की संख्या अधिक होती है और जैसे जैसे हम इससे दूरी बढ़ते जाते हैं डॉट की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट, डेंसिटी ऑफ डॉट नियर द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एज डेंसिटी as distance from nucleus increases density will decrease और इस तरह से डेंसिटी का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये कहा गया कि 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड। और जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा उसको नाम देते हैं क्या, ये ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये हो जाएगा कि 3 डायमेंशनल रीजन where probability of finding electron ये कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड। ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां मैक्सिमम होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। तो देखो जहां जहां डॉट है वहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ये डॉट कहलाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड कहलाएंगे। और ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा ऑर्बिटल। और यही देखो ये जो ऑर्बिटल था बोर्स एटॉमिक मॉडल में इसी को नाम दिया गया था क्या, ऑर्बिट। अब देखिए ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों क्या होंगे, कंप्लीट अलग अलग होंगे। अब बोर्स एटॉमिक ऑर्बिट को और ऑर्बिटल से अगर आप तुलना कीजिए तो बोर्स ने क्या कहा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होंगे ये क्या होंगे, इनफाइनाइट होते हैं। इसको हम n से इंडिकेट करते थे। और ऑर्बिट की विशेषता ये भी होती थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता था, 2n² होता था। अब ये ऑर्बिटल जो होंगे ये कहलाएंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड या 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जबकि ऑर्बिट क्या था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उसको ऑर्बिट कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होगी उसको ऑर्बिटल कहेंगे। देखो दूसरा अंतर ये भी होता है कि ऑर्बिट जो होंगे ये हमारे 2 डायमेंशनल होते हैं, जबकि ऑर्बिटल जो होंगे ये क्या होंगे, ये 3 डायमेंशनल होंगे। ऑर्बिट के केस में जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ये होते हैं कितने, 2n²। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ऑर्बिट जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, जबकि ऑर्बिटल हमारे डिफरेंट शेप्स के होते हैं। एस ऑर्बिट जैसे डम्बेल होता है, एस ऑर्बिट स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिट डम्बेल होता है, डी ऑर्बिट डबल डम्बेल होता है, और एफ ऑर्बिटल जो होंगे ये क्या होंगे, डिफ्यूज्ड शेप के होंगे। और इस तरह से ये हमारे ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर होते हैं। हम इसको आगे इंडिकेट करेंगे, जहां क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वहां इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो ये होता है हमारा स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, और किस तरह से स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से क्वांटम नंबर का जनरेशन होता है, और वेव नेचर से हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं एटम के अंदर, ये हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।